गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं श्री भारद्वाज फ्रॉम भारद्वाज टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, जैसे आप सभी जानते हैं कि हमने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्लास 12 यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 विलियन केमिस्ट्री में स्टार्ट किया है, जिसके आपको 5 लेक्चर मिल चुके हैं। लास्ट लेक्चर में आपको हमने मोल फ्रैक्शन, मोल अंश, मोल प्रभाज के बारे में बताया था। इसी सीरीज में आज हम आपको लेक्चर नंबर 6 प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे आज गैस और द्रव की विलेयता अर्थात हेनरी का नियम। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। तो आज हम हेनरी का नियम देखेंगे और उस पर आधारित गणनाएं देखेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, देखिएगा बच्चों, अगर आपसे कोई विलियन की बात करेगा तो विलियन क्या है बच्चों? विलियन की अगर आपसे बात करी जाएगी तो इसके लिए एक आप छोटा सा ये डायग्रामेटिक चार्ट बना लीजिएगा, इससे आप पढ़ना आसान होगा थोड़ा। देखिए, आप जानते हैं विलियन क्या होता है? ये आपका विलियन है। विलियन है, ठीक। विलियन किससे बना? विलियन के 2 घटक होते हैं जिसे आप जानते हैं। एक आपका विलेय है इसके अंदर, प्लस एक आपका इसमें विलायक है। तो ये कैसा विलियन है बच्चों? द्विअंगी विलियन है, जिसके 2 घटक हैं, 2 अंग है, एक विलेय और एक विलायक। चलिए अब इसके बाद आप देखेंगे विलियन आपको मोस्टली कितने प्रकार के हमने बताए? 3 प्रकार के बताए थे। द्रवीय विलियन पहला था द्रवीय विलियन। दूसरा था ठोसीय विलियन और तीसरा था आपका गैसीय विलियन। गैसीय विलियन। तो 3 प्रकार के विलियन आपको हमने बताए थे अब तक। पहला आपका द्रवीय, दूसरा आपका ठोस और तीसरा आपका गैस। क्लियर यहाँ तक बात? चलिए इसके बाद अगर आप देखेंगे इसमें विलायक कौन होगा? इसका विलायक, इसका विलायक आपका कौन होगा? इसका विलायक आपका द्रव होगा, ठीक। इसका विलायक आपका ठोस होगा। ओके। और जो लास्ट वन है इसका विलायक आपका कौन होगा? इसका विलायक अगर आप देखेंगे तो कौन होगा? गैस। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई? चलिए आगे देखते हैं। तो आपको यहाँ तक क्लियर बात हुई? चलिएगा अब जो प्यारे बच्चों हमें देखना है वो देखना है द्रवीय विलियन, क्योंकि आपको पता है हमारे कोर्स में मुख्यतः द्रवीय विलियन ही दिया गया है। चलिए इस चार्ट के माध्यम से आप अपना आगे का कोर्स आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला है इसमें आपका ठोस प्लस द्रव। ओके, ठोस प्लस द्रव। अब ठोस प्लस द्रव के अंदर कौन आएगा बच्चों? इसके अंदर आता है आपको जो पढ़ना है अणु संख्या
जिसे आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। और ये आपके कोर्स में बच्चों 4 हैं जो आपको पढ़नी है। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मुख्य हैं। पहली कौन सी है आपकी, बताइए। ओके, पहली है वाष्प दाब में अवनमन। ठीक, ओके। दूसरी कौन सी है यहाँ पे, दूसरी देखेंगे आप क्वथनांक में उन्नयन। ओके। तीसरी कौन सी है आपकी, तीसरी देखेंगे आप हिमांक में अवनमन। ओके। फोर्थ कौन सी है, फोर्थ परासरणता। और बच्चों इसमें आपको परासरण भी पढ़ना है। चलिए, तो ये आपको ठोस प्लस द्रव का पूरा बना हुआ है वही खाता, इसके अनुसार आपको ठोस और द्रव की बात करनी होगी। चलिए, अब जो दूसरा आता है विलियन, वो कौन सा आएगा, वो आएगा आपका द्रव द्रव। क्लियर। तो यहाँ आपको द्रव द्रव की बात करनी होगी, यानी लिक्विड फेज। और प्यारे बच्चों, इसमें एक नियम ही आपका इम्पोर्टेंट है जिसे आप कहते हैं राउल्ट का नियम। यहाँ आपको राउल्ट का नियम पढ़ना होगा। ठीक है जी, समझ में आई बात आपको। अब राउल्ट के नियम पर भी आपको 2 बात पढ़नी होती हैं, आप जानते हैं बच्चों कुछ। पहला होता है आदर्श विलयन। ओके, चलिए। और दूसरा होता है फिर आपको यहाँ से दूसरा आप देखेंगे अनादर्श विलयन। क्लियर। पहला आपका आदर्श विलयन हो गया और दूसरा आपका अनादर्श विलयन हो गया। ये यहाँ आएगा आदर्श विलयन और दूसरा अनादर्श विलयन। ठीक है, समझ गए आप। अब अनादर्श विलयन भी 2 प्रकार का होता है, इसके भी 2 पार्ट हो जाते हैं। फिर पहला आता है इसमें आपका धनात्मक विचलन और सेकंड आता है आपका इसमें ऋणात्मक विचलन। तो ये 2 आ जाते हैं। क्लियर यहाँ तक आपकी बात। चलिए, अब लास्ट जो आता है आपका तीसरी पार्ट इसका, वो आता है गैस द्रव। ठीक, गैस और द्रव की बात करनी है। अब गैस और द्रव में आपका जो पढ़ना है वो आता है आपका हेनरी का नियम। तो इस तरह से आपका जो बच्चों विलियन का पहला चैप्टर है यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपका पूरा एक मैंने आपका ग्राफ बना दिया है, पूरा आपको कवर करा दिया है एक शॉर्ट में। इसी के आधार पर अपनी आप आगे की पढ़ाई करेंगे हमारे साथ। तो चलिए आज हम इधर से शुरू कर देते हैं। गैस और द्रव यानी कि हेनरी के नियम की आज हम
बात करने जा रहे हैं। चलिए इसे नोट डाउन कीजिएगा, फिर इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। ओके, चलिए। देखिए, अब हमें क्या पढ़ना है? हमें बच्चों पढ़ना है गैस और द्रव विलयन। और इसमें आपको पढ़ना है क्या? इसमें आपको पढ़ना है हेनरी का नियम। आज जो आपको बात करनी है, हेनरी के नियम की बात करनी है। इम्पोर्टेंट है बच्चों, वेरी इम्पोर्टेंट है ये नियम आपके लिए, समझ जाइए। तो वेरी इम्पोर्टेंट रूल है, हेनरी का नियम क्या होता है। चलिए पहले मैं इसका स्टेटमेंट आपको लिखता हूँ, उसके बाद फिर बताता हूँ ये क्या होता है। देखेंगे क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, बच्चों लिखा मैंने, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, द्रव में, ध्यान रखें द्रव की बात चल रही है, द्रव में विलेयता गैस के जो क्या गड़बड़ कर रहा है आज, गैस के दाब के, देखिएगा द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो ये बेटा नियम है, बिल्कुल मैंने आपको सिंपल वे में बताया है, कोई इसमें नई बात नहीं है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप, यानी ताप कैसा हो? स्थिर हो, तो किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके गैस के दाब के समानुपाती होती है। किसी विलयन के गैस का मोल अंश, आगे लिखेंगे हम, किसी विलयन, माना कोई विलयन है, किसी विलयन के में किसी विलयन में गैस का मोल अंश, यानी मोल प्रवाह, गैस का मोल अंश
किसी विलयन में गैस का मोल अंश। तो बहुत ही सिंपल वे में बेटा बताया जा रहा है आपको ये। किसी विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन के ऊपर उस विलयन के ऊपर उस विलयन के ऊपर लिखा हमने उपस्थित गैस उपस्थित गैस लिखा बेटा। किसी विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक पार्शियली आंशिक दाब के समानुपाती होता है। तो इसे बच्चों हेनरी का नियम कहते हैं। बहुत आसान है, देखिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं क्या है। सपोज कीजिए ये हमारे पास कोई चैम्बर है और इसमें क्या भरा हुआ है आपका, इसमें आपका ये द्रव भरा हुआ है। ये द्रव है, लिक्विड है, द्रव है। ये क्या है आपका, द्रव है, द्रव भरा हुआ है। समझ गया? चलिएगा। अब इसी में आपने कुछ गैसियस पार्टिकल्स यानी गैस को इसमें डाला, प्रेशराइज किया। और किसके द्वारा डाला? एक आपने यूज किया यहाँ पे, आपने डिवाइस जिसे आप क्या कहते हैं, पिस्टन कहते हैं। इसे आप पिस्टन के द्वारा। तो पिस्टन क्या चीज होती है? एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप भार से अतिरिक्त दाब लगा सकते हैं, उसे आप पिस्टन कहते हैं। ये गैस है। तो समझिए, हेनरी के अनुसार, हेनरी ने क्या कहा, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप आपने इसका स्थिर कर रखा है किसी गैस की द्रव में विलेयता। अब ये गैस है और ये द्रव है। विलेयता जो होती है गैस की द्रव में, गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी पिस्टन के द्वारा जितना इस गैस को आप प्रेशराइज करेंगे, यानी जितना दाब इस पर आप अप्लाई करेंगे इस चैम्बर के ऊपर, उतना ही क्या होगा, इसमें उपस्थित गैस इस द्रव में क्या होगी, मिक्स हो जाएगी, यानी इसमें घुल जाएगी। तो इसे ही आप हेनरी का नियम कहते हैं। अर्थात जो गैस का दाब है वही उसकी विलेयता का द्रव में निर्धारण करता है। आप ऐसा कह सकते हैं। आपने देखा कि जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, जैसे आपका कोका कोला है, ये जो भी आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनमें क्या होता है, आप उसका ढक्कन खोलते हैं तो गैस बाहर आती है। तो क्यों आती है वो? क्योंकि उस बोतल भरते समय उस पर एक दाब क्रिएट किया जाता है, जिसके कारण वो CO2 उस द्रव में घुली रहती है। और जैसे ही आप उसका ढक्कन खोलते हैं, जो अतिरिक्त दाब होता है, वायुमंडलीय दाब से अतिरिक्त दाब होता है, वो उसके थ्रू बाहर आ जाता है। तो ये हेनरी के नियम का पालन करती हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं। चलिए, ये बात आपकी समझ में आई। चलिए, तो अब देखते हैं हेनरी के अनुसार क्या होगा। देखिएगा, हेनरी के अनुसार देखते हैं क्या होने जा रहा है। हेनरी के अनुसार आपने क्या करा, गैस का दाब लिया P, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी समानुपाती होगा किसके, नियम के अनुसार गैस के दाब के समानुपाती होगा, या
किसी विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। तो ये आंशिक दाब हो गया इसका, तो किसके बराबर होगा? ये उस विलयन के मोल अंश के बराबर होगा। और मोल अंश को क्या कहते हैं आप? इसको आप शो करते हैं किससे? एक्स से। और किसका है ये? गैस का, तो एक्स जी आप इसे कह देंगे। क्लियर होगी बात? अब आप जानते हैं इसको समानुपाती हटाने के लिए किस स्थिरांक का यूज करेंगे, और उसके लिए क्या यूज कर लेंगे आप? के एच एक्स जी। और जहाँ के एच क्या होता है बच्चों? आप जानते हैं क्या होता है? क्या होता है बताइए? के एच मैं देख रहा हूँ आपका। ओके, इसे आप क्या कहते हैं? हेनरी नियतांक के नाम से जानते हैं। क्लियर? ओके, वेरी गुड। चलिए, और P क्या है यहाँ? गैस का आंशिक दाब है। गैस का आंशिक दाब है। ओके, और एक्स जी क्या होगा? एक्स जी गैस का मोल अंश होगा। ओके, तो यहाँ तक मैं मानता हूँ आपकी बात समझ में आई होगी क्लियरली। चलिए इसे नोट डाउन कीजिएगा। चलिए बच्चों, अब इस नियम की कुछ सीमाएं देखते हैं। हेनरी नियम की सीमाएं क्या हैं? तो इसे मैं ऐसे कर देता हूँ, सीमा भी आप यहीं देख लेते हैं। सीमाएं, लिमिटेशंस बच्चों इंपॉर्टेंट हैं, इस नियम की अनेकों बार पूछी गई है। चलिए, पहली सीमा क्या है इसकी? नंबर 1 देखते हैं। पहला सीमा क्या होता है? दाब निम्न। पहली सीमा ये है, दाब निम्न होना चाहिए इसमें, निम्न एवं ताप। देखिए मैंने लिखा दाब निम्न एवं ताप कैसा होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। ताप उच्च होना चाहिए। पहली सीमा है बच्चों। दूसरी सीमा क्या है इसकी? दूसरी सीमा इंपॉर्टेंट है, विलायक में से क्रिया न करने वाली गैस। विलायक से क्रिया न करने वाली, इसका मतलब मैं बताऊंगा बच्चों। लिखा है विलायक से क्रिया न करने वाली गैस, करने वाली गैस इस नियम का पालन करती है। विराम। अब देखिए, हेनरी के नियम के अनुसार गैस की क्या कंडीशन होनी चाहिए? गैस ऐसी होनी चाहिए जो विलायक के साथ क्रिया ना करे, अर्थात जिसके अंदर वो द्रवित है उसके साथ क्रिया ना करे। उसका कारण, अगर ये विलायक के साथ क्रिया करेगी तो एक क्या बनाएगी? फाइनल प्रोडक्ट बनाएगी, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो आपका प्रेशर कम होगा, अर्थात जब आपने गैस को अनप्रेशराइज किया तो उस समय जो अतिरिक्त प्रेशर होगा वो बाहर नहीं आ पाएगा। इस कारण विलायक से क्रिया न करने वाली गैसें इस नियम का पालन करती हैं अकॉर्डिंग टू हेनरी। जैसे आप देखते हैं क्या रिएक्शंस भी
आपको बताई जा रही है। NH3 गैस है बेटा, और साथ में आपने ले लिया वाटर, जल, पानी। पानी क्या होता है आपका? लिक्विड होता है, जानते ही हैं आप। तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के नाम से आप जानते हैं। और ये कैसा होता है? AQ का मतलब होता है बच्चों एक्वस, यानी इसका जलीय माध्यम है। और इस L का मतलब लिक्विड होगा, यानी द्रव अवस्था है। और G मान लो गैस होता है। तो पहला इसका एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट है बच्चों ये। चलिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है बच्चों इसका? अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ये NH4OH है, जैसे आप जानते हो इसे हम क्या कहते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के नाम से हम इसे जानते हैं। और ये कैसी फॉर्म में है आपका? एक्वस फॉर्म में। और ये जो साइन मैंने लगाया है, ये रिवर्सिबल का साइन है, उत्क्रमणीयता का, यानी ये क्रिया दोनों ही अवस्था में जा सकती है। जैसे NH4 प्लस में जाएगी और OH निगेटिव में जाएगा। इसे आप अमोनियम आयन कहेंगे और इसे हाइड्रोक्साइड आयन कहेंगे। ठीक है जी। और ये कैसा होगा? ये एक्वा होगा, जलीय होगा, ये जलीय माध्यम है। ठीक है जी। और ये कैसा होगा? ये भी आपका एक्वा होगा। तो जो अमोनिया गैस है वो इस नियम का पालन नहीं करती है। कारण क्योंकि अमोनिया जल के साथ क्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड फिर किसमें आपका डिकम्पोज होता है, टूट जाता है अमोनियम कैटायन में और हाइड्रोक्साइड एनायन में। चलिए क्लियर होगी बात यहाँ? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब हमें देखना है अनुप्रयोग इसके। इस नियम के अनुप्रयोग कौन से हैं? अनुप्रयोग, इन्हें आप अनुप्रयोग कह दो, उपयोग कह दो, एप्लीकेशंस कह दो, मतलब सबका एक ही है। ठीक है जी। पहला अनुप्रयोग नंबर 1, हेनरी के नियम का। शीतल पेय अथवा सोडा वाटर, शीतल पेय जिन्हें आप ये कोल्ड ड्रिंक्स कहते हैं, अथवा सोडा वाटर, सोडा वाटर लिखा है मैंने, शीतल पेय अथवा सोडा वाटर में CO2 में CO2, सोडा वाटर में CO2 की विलेयता, CO2 की विलेयता, विलेयता बढ़ाने के लिए, विलेयता बढ़ाने के लिए, विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब, बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है, पर बंद किया जाता है। तो बच्चों ये बात मैंने आपको भी बताई थी कि हेनरी के नियम का इसमें भी पालन होता है। जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं उनकी विलेयता गैस द्रव में बढ़ाने के लिए ही बोतलों को क्या किया जाता है, हाईली प्रेशर पर क्लोज किया जाता है। तो ये पहला इसका उपयोग है। इसके बाद दूसरा देखते हैं अब हम।
देखिएगा दूसरा क्या है इसमें। दूसरा पॉइंट देखेंगे अब आप, गहरे समुद्र में गोताखोर वो होते हैं जो डाइवर्स, जो रिसर्च या किसी चीज को ढूंढते हैं अंदर। समुद्र में गोताखोरों को, बच्चों लिखा मैंने, गहरे समुद्र में गोताखोरों को उच्च दाब की वायु, उच्च दाब की वायु, उच्च दाब की वायु में श्वास, वायु में श्वास लेना पड़ता है। तो बच्चों ये भी हेनरी के नियम पर ही आधारित है। अब ऐसा क्यों होता है? अतः उच्च दाब, अतः उच्च दाब पर वायु में उपस्थित, पर वायु में उपस्थित, अतः उच्च दाब पर वायु में उपस्थित N2 व O2, N2 व O2 बच्चों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कहते हैं। N2 व O2 की रक्त में, N2 व O2 की रक्त में, रक्त का मतलब क्या होता है? ब्लड, विलेयता अधिक हो जाती है, विलेयता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है मैं आपको बताऊंगा। बढ़ जाती है जब गोताखोर सतह पर आते हैं, जब गोताखोर सतह पर आते हैं। लिखा बच्चों, जब गोताखोर सतह पर आते हैं तब घुली हुई गैसें बुलबुलों के रूप में, तब घुली हुई गैसें बुलबुलों के रूप में, बुलबुलों के रूप में रक्त से निकलती हैं, रूप में रक्त से निकलती हैं। तो बच्चों इसमें इतनी बात आपको समझ में आई, मैं भी आपको समझाऊंगा। रक्त से निकलती हैं, ये बुलबुले कोशिकाओं में अवरोध
उत्पन्न करते हैं। तो ये बुलबुले क्या करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं तथा रक्त के प्रवाह फिलो को प्रभावित करते हैं। तो जब वो बाहर आती है तो क्या होता है, रक्त के प्रवाह को ये प्रभावित करते हैं, जिसके कारण गोताखोरों को बहुत अधिक पीड़ा होती है। भाई जब कोई चीज रक्त में से बाहर निकलेगी तो वो किसके थ्रू निकलेगी, स्किन के थ्रू। तो क्या होगा उससे, उनको क्या होगी, पीड़ा होगी, जो कभी कभी घातक सिद्ध होती है। तो ये कभी कभी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा डेंजर भी हो सकती है, घातक सिद्ध होती है। इस अवस्था को बच्चों क्या कहते हैं, इस अवस्था को एक विशेष नाम से जानते हैं और ये सवाल आया हुआ है टिप्पणी करने के लिए। इस अवस्था को क्या कहते हैं, इस अवस्था को बैंड, BEND, बैंड कहते हैं। तो बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दूसरा पॉइंट इसमें, जिसे आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो ये कंडीशन ना उत्पन्न हो बच्चों, तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है देखते हैं। बैंड से बचाव हेतु गोताखोरों के गैस सिलेंडर में हीलियम गैस मिलाई जाती है, जिसकी द्रव में विलेयता अल्प होती है। तो हीलियम जो गैस होती है उसकी क्या होती है, विलेयता अल्प होती है। क्या होती है, अल्प होती है, यानी कम होती है।
तो क्या कर सकते हैं देखिएगा, अब इसका कंपोजिशन कितना है बच्चों, हीलियम है आपका, हीलियम कितने परसेंट होता है लगभग इसमें 11.7% होता है। सिलेंडर की कंपोजिशन है ये बच्चों। इसके बाद नाइट्रोजन कितना होता है N2 लगभग होता है 56.2 और ऑक्सीजन कितना होता है बच्चों, अब जो बाकी बचा वो ऑक्सीजन ही होगा, आप सब समझदार हैं, तो वो होता है लगभग 32.1%। तो इसका क्या मतलब है, इस पॉइंट का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। गहरे समुद्र में गोताखोर को उच्च दाब की वायु में श्वास लेना पड़ता है। मैंने भी आपको बताया जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो क्या होगा, वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा, तो जब दाब बढ़ेगा तो श्वसन क्रिया अवरोध होगी, तो करता है। अतः उच्च दाब पर वायु में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्सीजन की रक्त में विलेयता, भी आपको बताया हेनरी के अनुसार जो विलेयता होती है किसी गैस की द्रव में वो किस पर निर्भर करती है, दाब पर। तो जब दाब बढ़ेगा तो विलेयता भी बढ़ेगी, सीधी सी क्लियर बात है। जब गोताखोर सतह पर आते हैं तब घुली हुई गैसें बुलबुलों के रूप में रक्त से निकलती है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन तो ब्लड में क्या होती है, विलय होती है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी नॉर्मल कंडीशन सतह पर आते हैं तो क्या होता है, दाब घटता है, और जब दाब घटेगा तो द्रव में विलेयता भी घटेगी इसकी, तो नाइट्रोजन क्या होती है, ब्लड से अलग होने लगती है। तो क्या होता है, ये बुलबुलों के रूप में निकलती है। ये बुलबुलें कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न करते हैं तथा रक्त के प्रवाह को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण गोताखोरों को बहुत अधिक पीड़ा होती है, जो कभी कभी घातक सिद्ध होती है। इस अवस्था को बैंड कहते हैं, तो इसे बैंड कहते हैं। बैंड से बचाव हेतु गोताखोरों के गैस सिलेंडरों में हीलियम गैस मिलाई जाती है, जिसकी द्रव में विलेयता अल्प होती है। अब क्या हुआ, अभी आपको बताएगा कि हेनरी नियम में वे गैसें आती हैं जो किसी विलायक में विलय ना हो, अर्थात उससे क्रिया ना करती हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं हीलियम क्या है, निष्क्रिय गैस है, तो इसकी किसी से क्रिया नहीं है, तो इसलिए इसकी क्या होगी, विलेयता भी जल या ब्लड जो भी है आपका द्रव है उसमें कम होगी, तो इस कारण इसको मिला दिया जाता है, जिससे बैंड की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। और तीसरा एक और है, इसका देख लेते हैं। तीसरा और है अधिक ऊंचाई वाले, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर लिखा है बच्चों मैंने, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर O2 का आंशिक दाब, O2 का आंशिक दाब कम, और ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी तो क्या होगा, O2 का आंशिक दाब कम होता है, समझ गए। तो क्या होगा, अर्थात O2 की सांद्रता कम होगी, अर्थात O2 की सांद्रता कम होगी, समझ गए भाई। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, उसकी सांद्रता में कमी आएगी। अतः पर्वतारोहियों जो पर्वतरोहिया होते हैं, जो पर्वतों पर जाते हैं, जो क्लिम्बर्स होते हैं, में O2 की कमी, भाई जो ऊंचाई पर जा रहे हैं तो वहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की द्रव सांद्रता क्या होती है, कम होती है, तो उनको क्या कहते हैं, जो ऊंचाई पर जाते हैं पर्वतारोही। तो O2 की कमी के कारण, O2 की कमी हो रही है, उनमें कमी के कारण क्या हो जाता है, शरीर कमजोर होने लगता है, शरीर
कमजोर हो जाता है। समझिए बच्चों, हो जाता है। और सोचने की क्षमता भी कम होती है। वह सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है। और इसको बच्चों एक विशेष नाम दिया गया है मेडिकल भाषा में। इसको क्या कहते हैं? एनेक्सिया कहते हैं। एनेक्सिया। तो एनेक्सिया से ग्रसित हो जाते हैं पर्वत रोगी। तो ये बच्चों आपका हेनरी नियम, उसकी सीमाएं और उसके अनुप्रयोग थे। इसी प्रकार से आप अपना केमिस्ट्री क्लास 12 यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में अपना पूरा कोर्स करने के लिए हमारे चैनल भारद्वाज टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और बच्चों ये चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इस पर आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।